अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में। क्या होती है ये बुद्धि? इस बुद्धि का प्रयोग हम कब करते हैं? हम डेली वर्क जो भी करते हैं, जो भी हमें डेली काम करना होता है, उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए होती है। जी हाँ, जब हम बोलते हैं, सोचते हैं, सीखना है कुछ, ठीक है, कोई लॉजिक देते हैं, बुद्धि चाहिए। अब ये बुद्धि का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? तो ये बुद्धि का कॉन्सेप्ट अलग अलग विद्वानों ने दिया। अब इन राइटर्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। बिने ने बुद्धि को क्या बताया? ऐसा बेस्ट डिसीजन, ठीक है, अच्छी तरह बाध्य करने बुद्धि है। अब आप याद कैसे रखोगे? सारी डेफिनेशन एक जैसी लगती है, तो जब विनय आएगा तो ऐसे करना, अच्छी तरह बाध्य करने की, वैसे बाध्य वैसे विनय, थोड़ा सा रिलेट करके पहचान लेना। एमसीक्यूज में ऑप्शन तो होंगे ही, जहाँ बाध्य दिख जाए वहाँ विनय कर देना। स्टन ने बुद्धि को क्या माना? सैसे स्टन सैसे सामान्य क्षमता, ठीक है। स्टन ने इसको बुद्धि को सामान्य क्षमता माना। आपकी ऐसी कैपेसिटी के बारे में बताया है जब आप अपने कॉन्शियसली जो कोई विचार कर रहे हो तो नई आवश्यकताओं में एडजस्ट करने में सहायता कर। वेस्लर के अनुसार, वैसे वेस्लर ने विवेकशील थिंकिंग, जब आप कुछ चीज सोच समझ के किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते हो तो वो रैशनल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो बुद्धि है जब भी तो आप सोच समझ के किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा किया जा सकता है, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहे हो तो आप रैशनल सोचो, ठीक है, कि वातावरण में किस तरह से आप एडजस्ट हो पाओगे अच्छे से। स्टेफोर्ड ने बताया कि भाई बुद्धि समझने की क्षमता है। क्या समझे? उन क्रियाओं को, सभी एक्टिविटी जो हमारे आसपास होती हैं उनको समझने की क्षमता को बताया स्टेफोर्ड ने। कैसे, क्या कठिनता है आसपास, कितनी जटिलता है। स्टेफोर्ड ने कहा है कि जब बिना हम किसी काम को करते, कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं और बड़े फोकस के साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे इमोशंस है ना वो रुकावट करते हैं। हमारे इमोशनली कई बार हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो भी हम कोई काम फोकस के साथ नहीं कर पाते। ये बात स्टेफोर्ड ने कही। और रॉस ने क्या कही कि जो भी नई सिचुएशन आएगी ना, तो वहाँ पे जब हम कोई भी न्यू सिचुएशन है हमारे सामने, कोई भी समस्या है या सिचुएशन है, तो जब हम वहाँ पे डील कर रहे हैं ना, तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, तो वो बुद्धि। थांडाइक ने क्या कहा? थांडाइक ने अगर आप ट्रुथ के बेस पे देख लो या कोई फैक्ट बेस पे बात करो, ठीक है, जब सच्चाई की बात हो और फैक्ट बेस की बात हो, तब आपका दृष्टिकोण यानी नजरिया, पर्सपेक्टिव कैसा है। पर्सपेक्टिव जो है मतलब चीजें वही हैं, आपको उनको देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो तो बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा? बुद्धि जो है अमूर्त। अमूर्त मतलब भैया जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही फिर भी लॉजिकल, उनके बारे में आप लगातार सोच रहे हो, तो आप में बुद्धि है, तो आप इमेजिनरी बेस पे सोच पा रहे हो, वरना बिना बुद्धि के आप नहीं सोच पाओगे। तो ये टर्मन ने कहा था। बात करें पी वर्णन की, 3 प्रकार की बुद्धि बताइए। बुद्धि एक जैविक परिकर, इंटेलिजेंट इज ए जेनेटिक कैपेसिटी। भाई अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा भी जीनियस होगा, इस तरह से बताया है पी वर्मन ने, ठीक है। दूसरा कहता है आपका इंटेलिजेंस इज अ टेस्ट स्कोर। टेस्ट मतलब बच्चे का कोई टेस्ट लिया जाए, उसमें आपके 100 में से अगर 90 नंबर आ रहे हैं या 100 में से 100 ला रहे हो, तो भैया हमने मान लिया कि बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, यानी उसके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चे में बुद्धि है। मेरा पॉइंट था कि बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन, सोच समझ के किसी के साथ बिहेवियर करते हैं ना अपना, ठीक है, उसमें बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में 3 बातें बताई। ये 3 बातें क्या बताई थी? कि सोशल इंटेलिजेंट बुद्धि है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, ये तीनों चीज़ों में बुद्धि का प्रयोग होता है। ये बात थॉर्नडाइक ने कही है, ठीक है। सभी राइटर आएंगे और अपने अपने अकॉर्डिंग बुद्धि को टाइप्स बताएंगे। जैसे पी वर्मन ने 3 टाइप्स बताए कि जेनेटिक होती है या बिहेवियर चेंज कर लेते हैं या टेस्ट स्कोर होता है, ठीक है। ऐसे ही थॉर्नडाइक का भी यहाँ बता रहे हैं, ये सोशल होती है, कॉन्क्रीट होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, एससीए की बात आई, यानी सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये बात बताई थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और जब बात आएगी पीई वर्मन ने 3 बातें बताई। जेनेटिक होती है, ठीक है, और बच्चा टेस्ट में कितने मार्क्स लाता है या बच्चा बिहेवियर कैसे करता है, तो जीटीबी करके आप याद रख लेना। पीई वर्मन ने 3 प्रकार बताए बुद्धि के, तो बताएगा, तो मैंने बता दिया एससीए है, ठीक है, यानी सोशल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। सोशल इंटेलिजेंट होता है समाज में आप किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे ही आप समाज में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दूसरों के साथ बिहेवियर करना सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे आस पड़ोसी होते हैं, स्कूल में दोस्त होते हैं, तो इनके साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो ये सामाजिक बुद्धि है। अच्छा, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट वो होती है मूर्त या व्यवहारिक बुद्धि, जब कोई सामने वस्तु पड़ी है उसके बारे में हम सोच पा रहे हैं। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिख रहा है तो उसके बारे में वो सोच पा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। अब है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? अमूर्त। अब ये कौन सी होती है? जब वस्तु सामने कुछ भी दिखाई ना दे फिर भी हम सोच पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इमेजिनेशन बेस पे कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं,
ठीक है, कल्पना कर रहे हैं और कल्पना के सहारे हम कोई समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी बुद्धि हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया? 1905 में बताया। बिनेट का टी साइलेंट है, ठीक है, तो एल्फ्रेड बिनेट ने कब बताया? 1905 में बताया। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बुद्धि को वे मापने में सफल हो गए थे। पहली बार बुद्धि का मेजरमेंट जो है उन्हीं ने किया था, मेजरमेंट करने में वो सफल हो गए थे। तो उसके बाद 1912 में पहली बार जर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम स्टर्न, ठीक है, इन्होंने में बुद्धि के कॉन्सेप्ट को विकसित कर दिया था 1912 में। यानी सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बताया किसने, तो एल्फ्रेड बिनेट ने, और पूछा जाए कि विकसित किसने किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने दिया, वैसे विकसित वैसे विलियम स्टर्न ने, ऐसे याद रख लेना। और देखिए आईक्यू निकालने का यानी बुद्धि किसी में कितनी है इसका एक फॉर्मूला भी बना दिया। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो याद करें। आईक्यू लेवल एम ए होती है आपकी मेंटल एज की, आप अगर 15 साल के बच्चे की तरह सोच पा रहे हो तो ये मेंटल एज है। सी ए होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आपकी वास्तविक एज, यानी आप 10 साल के हो तो ये क्रोनोलॉजिकल एज होती है या वास्तविक एज। 10 साल के हो, 15 साल की तरह सोच पा रहे हो, गुना में 100, ठीक है, तो ये गुना 100 ये फॉर्मूला है। तो अब जैसे 15/10 गुना में 100 तो कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल, तो 150, तो आपका आईक्यू लेवल 150 है, ठीक है। तो इस तरह से आप आईक्यू लेवल निकाल पाओगे। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रियल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इसे बोलते हैं हिंदी में वास्तविक, और कालानुक्रमिक आय, तो ये आय कौन सी होती है? जितनी आय आपकी वास्तविक है, एक्चुअल एज जो है उसी को कहते हैं, ठीक है। और मानसिक कौन सी होती है? जितनी उम्र के बच्चों की तरह आप सोच पाते हो। जैसे 10 वर्ष का बच्चा है तो है, ठीक है, ये उसकी एक्चुअल एज है। इसी एक्चुअल एज को आप कहोगे क्रोनोलॉजिकल एज, CA, ठीक है। और 15 साल के बच्चे की तरह सोच पा रहा है तो ये उसकी मेंटल है। सोचने की क्षमता है तो मेंटल, विचार करने की क्षमता, तो मेंटल वाली ऊपर आती है, क्रोनोलॉजिकल एज नीचे आती है। MC करके याद रख लेना, M ऊपर नीचे C, इंटू में 100, ठीक है। तो मानसिक आयु यानी M में 15 हो गई, CA आपकी 10 हो गई, ठीक है। तो IQ लेवल कैसे निकाल दोगे? M/C इंटू में 100। M कितना है आपका? 15 और ये 10, तो अभी मैंने बताया, तो ऐसे करके आप 150 IQ निकाल दो। को IQ लेवल दिया हुआ है, ठीक है, और मेंटल एज आपको निकालनी है तो मेंटल एज ऊपर ले लोगे। क्रोनोलॉजिकल एज भी दी हुई है, इंटू में 100। मेंटल एज आपको निकालनी है, X मान लो। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी हुई है आपको? 10 वर्ष दी है वास्तविक आयु, ठीक है, और मेंटल आयु कितनी दी है वो निकालनी है। और IQ लेवल आपको 160 दिया हुआ है, इंटू 100 लगा दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x से गुना कर दो तो 10x बचा, इधर 160 है ही, 1 0 से ये 0 कट गई तो x = 16। तो ये देखिए x = देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ लेवल पे अगर हम बुद्धि के बेस पे अगर बात करें पीपल की, हमारी दुनिया में किस तरह के हैं, कितने हैं, तो जिनकी बुद्धि लब्धि यानी जिनका IQ लेवल 130 से अधिक है तो उन्हें बोलते हैं वेरी सुपीरियर और गॉड गिफ्टेड। क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी दुनिया में 2.2% लोग ही ऐसे इंटेलिजेंट या सुपीरियर या गॉड गिफ्टेड होते हैं। जिनका IQ लेवल 120 से 130 है वो सुपीरियर होते हैं। 6.7% हमारी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। 110 to 1 होते हैं, हाई एवरेज बच्चे होते हैं, और ये 16.1 हमारी दुनिया में है, ठीक है। अब जो बिल्कुल एवरेज है 90 से 109 वो 50% लोग दुनिया में है। 80 से 89, ठीक है, 80 से 90 के बीच वो लो एवरेज बच्चे 16.1 ऐसे मिल जाएंगे दुनिया में। और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे यानी 70 से 80 के बीच जिनका IQ है वो 6.7 बच्चे ऐसे हैं दुनिया में। लेकिन 70 से अगर जिसका IQ लेवल कम है तो रिटार्डेड मतलब मंदित मतलब कि कम बुद्धि है उन बच्चों में, ठीक है, वो ठीक से काम धाम नहीं कर पाते अपने। तो 2.2 होते हैं ऐसे लोग भी दुनिया में, ज़्यादा नहीं होते, 2.2। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करें तो 1 फैक्टर थ्योरी होती है, ठीक है, एक कारक सिद्धांत। 1 फैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। तो देखिए एक कारक सिद्धांत पहले पूछ लिया जाता है कि किसने दिया, कौन फाउंडर है? जॉनसन बिने, ठीक है, और बिने के साथ टर्मन भी इनके हेल्प कर रहे थे, एबिंगेंस ये सपोर्टर थे। 1 फैक्टर थ्योरी में बिने ने बुद्धि को क्या माना, क्या इंटेलिजेंस है, तो उसकी कैपेसिटी को, पर्सन की कैपेसिटी को माना। कौन सी कैपेसिटी? जो व्यक्ति एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर ले, यानी जैसी सिचुएशन हो उसके अनुसार जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्यूशन ढूंढ ले। 2 फैक्टर थ्योरी क्या है? इसके फाउंडर कौन थे? प्रतिपादक
चार्ल्स स्पियरमैन थे, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, तो चार्ल्स स्पियर ने दी, ठीक है। चार्ल्स स्पियर बुद्धि को दो भागों में बांटा, स्पेसिफिक फैक्टर, जनरल फैक्टर। भैया जनरल फैक्टर तो सभी को पता है, सामान्य काम जो हम कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अपने जितने भी काम नॉर्मली हम कर लेते हैं, तो सामान्य फैक्टर तो सभी में होता है। और कुछ लोगों में स्पेशल फैक्टर होता है, जैसे कोई सिंगिंग अच्छी करता है, ठीक है, तो कोई डांस अच्छा करता है, कोई एक्टिंग अच्छी करता है, तो किसी ना किसी में भगवान ने स्पेशल फैक्टर भी दिया होता है। तो ऐसे लोगों के एस फैक्टर यानी एक्स स्पेशल फैक्टर, और जो नॉर्मल है उनमें जी फैक्टर होता है। तो ये दो फैक्टर को टू फैक्टर थ्योरी का, और ये चार्ल्स स्पियरमैन में दी। क्वेश्चन 3-4 बन जाते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट। अब है थ्योरी ऑफ ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर मतलब जहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, यानी इसको प्राथमिक यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या समूह ग्रुप कुछ भी बोल सकते हो आप, या ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी, कौन है इसके फाउंडर, लुईस थर्स्टन, ठीक है, लुईस थर्स्टन के। इनके अनुसार बुद्धि में 7 प्राथमिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं होती है, 7 तरह की मानसिक योग्यताएं होती हैं, यानी मेंटल एबिलिटी लोगों में 7 टाइप्स की होती है। जैसे अभी स्पियरमैन ने तो 2 टाइप्स की बताई कि एक स्पेशल होती है, एक जनरल होती है, लेकिन लुईस थॉर्स्टन तो ये कहते हैं कि भाई 7 टाइप्स की आपकी मेंटल एबिलिटी होती है। पढ़ेंगे ये 7 वाली। लुईस के अनुसार पहली है आपकी वर्बल कॉम्प्रेhension, यानी आपको कॉन्सेप्ट को बोलना आना चाहिए, यानी आपको दूसरों के सामने अपने विचार रखने आने चाहिए कि आप क्या सोचते हो, क्या आपका कॉन्सेप्ट है, वर्बल कॉम्प्रेhensive। दूसरी है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपको घटाना, जोड़ना, गुना, भाग यानी मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है आपकी संख्यात्मक योग्यता। स्पेशल रिलेशन प्रतिरूप और रचना, यानी कुछ क्रिएटिव आनी चाहिए चीज़ें आपको करनी, जैसे कि आप रीजनिंग में करते हो, ठीक है, पैटर्न वगैरह फॉलो करते हो। आपकी परसेप्शन स्पीड, कि जब भी आप कहीं से कुछ चीज़ें सीखते हो तो उनके बारे में आप अपनी कैसे सोच बना लेते हो। जैसे आपने रामायण देखी तो आपने जज कर लिया कि राम का कैरेक्टर पॉजिटिव था और रावण का नेगेटिव था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण को अच्छा मान लेते हैं, तो ये उनकी परसेप्शन है, उनकी धारणा है कि वो किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को बुरा मानते हैं। तो ये परसेप्शन स्पीड सब में अलग अलग हो। और 5वां फैक्टर लुईस ने क्या बताया, वर्ड फ्लुएंसी, यानी आप जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो बोलने में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वर्डों को फ्लेक्सिबल भी करना आना चाहिए। मेमोरी में तो बस यही है कि आप कितनी चीज़ों को याद कर सकते हो, आपकी मेमोरी कितनी है, ठीक है। और इंडक्टिव रीजनिंग में यही है कि आप जो कोई लॉजिक बताना चाह रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल देके आप उस बात को प्रूफ कर पाओ। तो ये आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है। वो ग्रुप फैक्टर थे, ठीक है, ग्रुप फैक्टर थे 7 फैक्टर जो लुईस ने दिए थे, ठीक है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, मल्टी फैक्टर की, बहुकारक सिद्धांत की। ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ये 4 हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बनता है कि मल्टी फैक्टर किसने दिए, तो मल्टी फैक्टर 4 हैं आपके, ठीक है, मल्टी फैक्टर 4 है, और लुईस के फैक्टर ग्रुप फैक्टर हैं। तो ये देखिए थॉर्नडाइक ने दिए हैं, फाउंडर इनका थॉर्नडाइक है, और इन्होंने 4 फैक्टर दिए। फैक्टर हैं जो दिए हैं, पहला है लेवल, दूसरा रेंज, और तीसरा एरिया, चौथा है स्पीड। कितनी जो डिफ़िकल्टी के लेवल को क्रॉस कर सकता है, कितनी डिफ़िकल्टी के लेवल में काम कर सकता है। जैसे आप मारियो गेम खेलते हो तो 1 लेवल पार करने के बाद लेवल 2 आ जाता है जो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है, लेवल 3 तो किस तरह से पार करते हो उन्हें, ठीक है। तो ऐसे ही सिचुएशन है लाइफ में, विशेष जो डिफ़िकल्टीज़ है उसमें कितने लेवल में आप काम कर सकते हो। किसी कार्य की उस विभिन्नता से है जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति उसे हल कर सकता है, कि किस लेवल तक व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, किस लेवल तक आप सॉल्व कर सकते। एरिया को टोटल कितनी एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हो, एरिया कितना डिफिकल्ट लेवल आप कर सकते हो। यहाँ क्या था, कितने अलग तरीके से काम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या कि कुल कितनी एक्टिविटी कर सकते हो, और फिर उस काम को कितनी स्पीड में कर सकते हो। टाइपिस्ट जो होते हैं उनसे पूछा जाता है ना कितनी स्पीड में आप टाइप कर सकते हो, तो वहाँ स्पीड देखी जाती है, ठीक है। ऑथर जेनसन का बुद्धि सिद्धांत यानी इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ ऑथर जेनसन। ऑथर जेनसन ने 2 मॉडल दिए हैं, 2 प्रकार के, यानी लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 और लेवल 2 की जब भी बात आएगी तो आंसर में आप क्या कर दोगे, ऑथर जेनसन। तो लेवल 1 इनका क्या कहता है, लेवल 2 पढ़ते हैं। लेवल 1 में क्या कहता है कि एसोसिएटिव लर्निंग करते हो आप। एसोसिएटिव मतलब कि कुछ भी इनपुट आपको दिया उसी के आधार पर आप आउटपुट प्रेजेंट कर देते हो, यानी आप में रट्टा मारने की कोई हैबिट बनी हुई है। जैसा टीचर आपको पढ़ा रहा है वैसा ही आप पढ़ते रहते हो, रट्टा मार रहे हो, तो ये लेवल 1 है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं चला रहे हो आप। लेवल में क्या है, कॉग्निटिव क्षमता, कि आप अपना दिमाग भी चला रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा हाई लेवल स्किल्स होती हैं। जैसा आपको दिया जा रहा है उसमें आप थोड़ा अपना क्रिएटिवनेस दिखा देते हो, उसको चेंज करके आप अपने
अकॉर्डिंग बना देते हो। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है तो क्लास में देखते हो हर बच्चे का प्रोजेक्ट अलग होता है, सबकी क्रिएटिवनेस अलग होती है। यहाँ पे तो हर बच्चा वही आंसर सुना रहा है जो टीचर ने बता दिया है, ठीक है। एक कोई क्वेश्चन याद करा दिया टीचर ने, सभी बच्चे उसी तरह आंसर दे रहे हैं, रट्टा मार रहे हो, एज इट इज, नो चेंज। और यहाँ पे हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, एक काम को अलग अलग ढंग से करके दिखा रहा है, तो ये लेवल 2 है। देखिए सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड किसका है? थॉमसन का है। थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने कहा है कि हम जब भी कुछ सीखते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सभी में से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से मैथ के क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट ले लिए, जोड़ना घटाना, यहाँ से हमने कुछ गुना करना सीख लिया, ठीक है। यहाँ से कुछ भाग करना, तो एक अलग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, तो ये सैम्पलिंग मेथड है जो थॉमसन ने दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी यानी 3D और 3D यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट मॉडल या SI मॉडल, ये सब 3D मॉडल ही कहलाते हैं। ये किसने दिए? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये JP गलफोर्ड ने दिया, ठीक है। JP गलफोर्ड ने क्या बोला कि ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट पढ़ते हैं इनके बारे में कि ऑपरेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके किसी काम को हम करते हैं, तो वो काम करना हमारा ऑपरेशन कहलाता है। कॉग्निशन क्या होता है? संज्ञान। ज्ञान मतलब कि हम किसी वस्तु के बारे में कुछ याद कर लेते हैं, बारे में मेमोरी को पहचानना सीख जाते हैं। जैसे मैडम कभी बच्चे को S फॉर एप्पल सिखाती है, तो बच्चा जहाँ भी एप्पल देखता है उसको वो पहचानना सीख जाता है कि दिस इज एप्पल। मेमोरी क्या है कि जब हम पास्ट के एक्सपीरियंस को मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे हैं, हमारे बचपन में ये हुआ था, हमने बचपन में ये काम किए थे, ठीक है, तो ये सब जो हमारे दिमाग में इकट्ठा हुई है, मेरी नानी ऐसे बोलती थी, दादी ऐसे, तो ये सब मेमोरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब हम अलग अलग दिशाओं में सोच पाते हैं, सब चीज़ों में सोच पा रहे हैं, अलग अलग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग है। यानी हम एक समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपना रहे हैं, हमारा दिमाग काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है कि एक क्वेश्चन एक तरीके से नहीं निकल रहा, हमने दूसरा तरीका अपना दिया, तीसरा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग इससे उल्टा होता है। जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे हमें MCQs दे दिए जाते हैं, तो हम जब सोच रहे हैं ना, तो हमें ABCD 4 ऑप्शन में से सोचना, और ऑप्शन को हमें यूज़ ही नहीं करना, तो हमारे सोचने की क्षमता को लिमिटेड कर दिया, इन 4 ऑप्शन में कर दिया, ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट हमारी सोचने की क्षमता को लिमिटेड कर दिया जाता है, डाइवर्जेंट हमारी सोचने की क्षमता को पेड़ की तरह जैसे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका ये इवोल्यूशन किया जाता है कि वह सफल हुआ या सक्सेस हुआ या फेल हुआ, तो यही मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है कि बच्चा सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है। कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? कोई भी चीज़, जिस इंफॉर्मेशन हो गई या कोई क्वेश्चन हो गया जिस पे आपको कोई एक्टिविटी करनी है, कोई काम करना, वो कंटेंट है आपके लिए। जैसे आपका सिलेबस, सिलेबस भी तो कंटेंट है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। फिगरल, फिगरल तो आप जानते ही हो कि कई बार हमें कोई आकृति दी जाती है, जैसे ये कौन सी आकृति है, ठीक है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये रेक्टेंगल है, तो इन सबको समझना है, ठीक है। ये जो हमें दिख रही हैं शेप्स, इनको हमें समझना, तो ये फिगर। सिंबॉलिक क्या होता है? आपको सिंबल नहीं दिखते, ये हैशटैग वगैरह, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये सब सिंबल आपको जहाँ दिख जाए, घटा करने के, गुना भाग के भी हो सकते हैं, कोई से भी सिंबल। सिमेंटिक ये वर्ड है, अर्थ विन्यास या शब्दार्थक, मतलब यहाँ पे ना आपको एक शब्द दिया होता है, उसके अर्थ के अनुसार आप ढालते हो, पता होना चाहिए। जैसे चिंता अलग होती है, चिता अलग होती है, ठीक है, तो इस तरह से आप शब्दों को पहचानना सीख। बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक, इसमें क्या होता है कि इसमें देखो समाज में आपका क्या करते हो, सामाजिक बुद्धि की पहचान होती है कि आप समाज में स्वयं और दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करते हो। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट तो यही होता है ना, जब भी कोई आप इनपुट लगाते हो, कोई रॉ मटेरियल कच्चा माल लगा रहे हो, ठीक है, उसमें कोई प्रोसेसिंग करके आप कुछ ना कुछ नया आउटपुट बना देते हो, यही होता है। तो पढ़ते हैं इसकी यूनिट के बारे में प्रोडक्ट में कि हम क्या विषय वस्तु से, क्या ज्ञान का कॉन्सेप्ट से हम क्या यूनिट में क्या होता है? जो चीज़ हमें विजुअल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें जो चीज़ें मीनिंग को हम समझते हैं, ठीक है, तो इसमें यूनिट आ जाती है। क्लास क्या होता है? क्लास में होता है कि हम शब्द हो या कोई विचार हो, उनको ना क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई मतलब जैसे हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की पढ़ाई। रिलेशन का मतलब होता है कोई विचार है, शब्द है, वस्तु, इनके बीच में क्या संबंध है, जैसे 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है।
इनके बीच में क्या संबंध है, पाई का मतलब आपको पता है 22/7। तो इस तरह के संबंध जब आप किसी वस्तु में, विचारों में जब समझने की क्षमता आ जाती है, यानी आप किसी लॉजिक को समझने लगते हो, रीजनिंग को समझने लगते हो, ठीक है, तर्क को समझने लगते हो, मैथ्स को। तो सिस्टम की बात जब भी आ जाएगा ना, जब भी कोई शब्द है या विचार है या वस्तु है, उसको सिस्टमेटिक ढंग में, यानी एक औपचारिक रूप में, यानी एक फॉर्मल चीज में जब आप समझ रहे हो, फॉर्मल, जब स्कूल के अंदर बैठे होते हो तो किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो, और घर में आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो, इनफॉर्मल। तो वही रहन सहन आपका जो संगठित है या औपचारिक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रूपांतरण करना, बदलना। जब आपके पास कोई संख्या है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको आप किस तरह से चेंज कर देते हो, ठीक है। तो ये सब आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। जैसे 0 से आप 9 तक की गिनतियों से आप करोड़ों अरबों संख्याएं बना सकते हो, तो यही है। इन्हीं नंबरों से तो आप टेलीफोन नंबर बनाते हो। कितने सारे वर्ल्ड में सोचो, कितने सारे नंबर है, फोन है। इम्प्लीकेशंस का मतलब आज से निहारते, यानी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, जैसे आपका वर्तमान है, यानी आज के प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ है, ठीक है, उसको अब फ्यूचर तक ले जानी है। तो ये सब आपके इम्प्लीकेशन कहलाती है, कि जो एक्सपेक्टेशन आपको भविष्य से है, ठीक है, कि आज अगर मैं कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ तो फ्यूचर में एक अच्छा KVS टीचर बन जाऊँगा। तो ये एक आपकी एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर से रिलेटेड है, लेकिन प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। तो इसी तरह से इम्प्लीकेशंस है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस या 7 इंटेलिजेंस, बहुयामी या बहुबुद्धि या 7 बुद्धि। अब ये क्या होती है, ये गार्डनर ने दी। सबसे पहले तो यही आ जाती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, 7 इंटेलिजेंस किसने दी, गार्डनर ने दी थी, ठीक है। बुद्धियाँ वो अलग अलग हैं, उनका सबका एग्जिस्टेंस अपना अलग अलग है। तो गार्डनर कहते हैं कि 7 प्रकार की अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं, उनके साथ आप अलग से कार्य करते हो। तो गार्डनर की 7 बुद्धियों के टाइप्स। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जब आपको भाषा का पूरा ज्ञान हो जाता है, अच्छे से आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया, हिंदी बोलना सीख लिया, एक फ्लो में आप अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट है। जैसे अगर आप एक लेखक बन जाते हो या कवि बन जाते हो, तो अपनी बात को एक भाषा में प्रयोग करके बता सकते हो। लॉजिकल, यानी आपको कोई भी तर्कपूर्ण बातें करनी आ गई हैं, किसी की भी बात को आप क्रिटिसाइज कर लेते हो, ठीक है, अपने तर्क अलग से दे सकते हो। मैथमेटिकल में आप मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब स्पेशल इंटेलिजेंस यानी देशिक बुद्धि क्या होती है, इसमें ना कुछ अलग ही टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन से ना चीज़ों को समझते हैं इमेजिनरी वे में, और फिर अपने कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्टों पे दुनिया को अप्रूव कर देते हैं कि हाँ, हमने ये आता है, ठीक है। मूर्ति बना देता है चित्रकार, एक अलग मूर्ति बना के दिखाता है, या फिर कोई सर्जियन है, वो अलग से सर्जरी करके दिखा देता है कि मैं इस पार्ट की भी सर्जरी कर सकता हूँ। यानी उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, दुनिया को शो किए हैं। और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पहले तो लोग आपकी बातों को समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसी के अनुसार अपने को समाधान दे के आपको मोटिवेट भी कर देते हैं। तो ये उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल, तो नाम से ही शो हो रहा है कि जब संगीत के प्रति, यानी म्यूजिक आपको बनाना आ जाए, म्यूजिक को कंपोज कर पा रहे हो, गा पा रहे हो, ठीक है, कि म्यूजिक में अच्छे हो, तो ये सारी चीजें म्यूजिकल इंसान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंट। ये बस ऐसे समझो, जब भी आप अपने दिमाग के साथ, यानी ठीक है, मेंटली हेल्थ के साथ साथ दिमाग में कुछ चीजें आप याद कर पा रहे हो, साथ साथ हाथ पैरों का भी प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, यानी कुछ कॉन्सेप्ट भी याद करना, साथ के साथ हाथ पैर भी चल रहे हैं। जैसे कि आपको दिमाग में याद होते हैं डांस के कौन कौन से स्टेप्स, और हाथ पैर भी उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हो, ठीक है। स्विमिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइम पे किस तरह से हाथ पैर मारने हैं, ठीक है। डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। आपको जहाज चला रहे हो तो भी आपके दिमाग के साथ हाथ पैरों का भी प्रयोग करना पड़ता है। गाड़ी चलाते हो, जब पता दिमाग आपको इन्फॉर्मेशन देते हो सामने कोई आ रहा, तो हाथ पैरों से आप ब्रेक मार देते हो। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटी है जब आपके दिमाग के साथ साथ अपने हाथ पैरों का भी प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक या अन्य बुद्धि। इंटर मतलब होता है बिटवीन टू। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी दो लोगों के बीच की बात, यानी मनुष्य जो भी अपनी योग्यता है, वो दूसरे व्यक्ति को समझाना चाह रहा है कि मेरे क्या उद्देश्य हैं, क्या मेरी फीलिंग्स है, कैसे वो व्यवहार करता है दूसरे के साथ। साइकोलॉजिस्ट है, आपकी समस्याओं को समझ के आपको जवाब देता है। तो आपकी और उसके बीच में कुछ काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो सोशल वर्कर हो गए, एक ऐसा पर्सन जो आपकी समस्याओं को सुन रहा है ध्यान से, और आप उसे अपनी समस्याएं बता रहे हो, वो आपको समझा पा रहा है। अगर आप खुद से ही बातें कर रहे हो, अकेले अकेले हो, शीशे के आगे हो, या सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेडिटेशन टाइप, तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगी। जब आप अपने ही क्या मेरे अंदर कमजोरियां हैं, क्या मेरे अंदर ताकत है, अपने ही बारे में, खुद के बारे में बातें करते हो, सोच। नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृति बुद्धि, भाई जब आप पर्यावरण के बारे में भी सोचते हो, पशु पक्षियों के बारे में अवेयरनेस रखते हो कि पक्षियाँ कैसे खाना खाएंगे, गर्मियों में अपनी छत पे पानी रख देते हो, ठीक है। तो आपके अंदर काइंडनेस है, पशु पक्षी के बारे में सोच पाते हो, प्रकृति के बारे में सोचते हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप कचरा नहीं फैलाते हो, ठीक है। तो इस तरह की अवेयरनेस आपके अंदर है, तो आप प्रकृति
बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। ये अस्तित्ववादी बुद्धि या एग्जिस्टेंशियल क्या है भैया, कि जैसे आपने बचपन में सुना है एग्जिस्ट मतलब कोई है या नहीं। जब आप भूतों के बारे में बात करते हो कि भूत प्रेत हैं क्या, तो क्या उनका एग्जिस्टेंस है, क्या सच में भूत प्रेत हैं, क्या आपने देखा है। भगवान के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल करें, क्या भगवान है, सच में किसी ने उन्हें देखा है। तो इस तरह की जब उनके अस्तित्व पे बात उठा दो, किसी छिपे हुए रहस्य के बारे में आप जानने की कोशिश करो, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तो इस तरह की चीज़ों की बुद्धि को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। तरल या फ्लूइड और ठोस या क्रिस्टलाइज बुद्धि। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्या होती है ये तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंट बुद्धि। तो भाई जब व्यक्ति जो सोच पा रहा है ना, तो वो उसी तरह से सोचता है जैसे उसके वंशज सोचा करते, यानी उसके माता पिता या दादा दादी ये जब सोचते थे ना, यानी कि जेनेटिक जैसा उसके पेरेंट्स थे वैसा वो सोच पा रहा है। ठीक है, पूर्वजों की तरह बुद्धि उसकी काम करती है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य का पोता अशोक भी महान था क्योंकि उसके पूर्वज महान। एग्जाम्पल ले लो, बाबर ग्रेट था, उसी की तरह उतना ही बहादुर अकबर था। ठीक है, क्योंकि उसका पोता था, उसका वंशज था। बस यही है आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो इतना इफेक्टिव है, वो आपने आसपास के एनवायरनमेंट से नहीं सीखा है, ना ही आपको किसी ने समाज में सिखाया है, ना कोई आपने एक्सपीरियंस लिया है, बस जेनेटिक आपके अंदर आ गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपका, जो आपके पूर्वज थे उनसे ही इस तरह से बन गया है। ठीक है, जन्मजात प्रतिभाशाली हो आप। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जब आपने अपने वातावरण में रहकर दिन रात अपनी मेहनत से कुछ एक्सपीरियंस से अनुभव करके कुछ सीखा। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जो भी सीखा ज्ञान अपनी तपस्या से सीखा। ठीक है, लोगों के पास जा जाके भिक्षाएं मांगी, गुरुओं से प्रवचन सुने, तब जाके उन्हें ज्ञान मिला। तो ये उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था। तो ये क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस हुआ, ज्ञान क्रिस्टलाइज्ड है। और जब फ्री में मिल गया, ठीक है, फ्री में मिल गया, यानी जैसे पेरेंट्स थे पूर्वजों से मिल गया, एफ फॉर फ्री, एफ फॉर फ्लूइड है। ठीक है, और सी जैसे मतलब कमाया है, खुद मेहनत किया है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज। बुद्धि का पास मॉडल या पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन और सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। तो ये पास मॉडल है क्या, तो इसको पास मॉडल के नाम से जाने जाता है। तो इसके फाउंडर कौन है, जेपी दास। ठीक है, जेपी दास थे इसके फाउंडर पास मॉडल के। पास की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, एस टेनियस और एस से सक्सेसिव। ठीक है, तो पास की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी। पी फॉर प्लानिंग, तो आप जानते ही हो कि मुझे कल क्या करना, फ्यूचर रिलेट होती है, मुझे कल क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है। तो जब आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि मुझे अभी कुछ देर बाद क्या करना है, तो ये सब प्लानिंग में आ जाती है। टेंशन, अटेंशन क्या होती है, अटेंशन को अराउजल भी बोलते हैं, भाव प्रबोधन या अवधान। अब हमने जिससे कि आपकी अटेंशन उस तरफ आ जाती है, तो इसे बोलते हैं अटेंशन या अराउजल। जैसे कभी टीचर कहता है ना, भाई मैं तुम्हारा किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ, तो जो बच्चे शोर मचा रहे होंगे ना, वो भी टीचर की तरफ देखने लगेंगे और टेंशन देने लगेंगे। सिमुलेटेनियस क्या होती है, सहकालिक मतलब कि हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड का जो ज्ञान है, मान लो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा और सेकंड क्लास में जो हम सीख रहे हैं, दोनों को ना इंटीग्रेट कर देना, हमने उन दोनों को जोड़ दिया है, तो यही कहलाता है हमारा सहकालिक। ठीक है, या फिर सिमल्टेनियस। और सक्सेसिव क्या होता है, नेक्स्ट, यानी जो हम अब थर्ड क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसिव होता है। देखिए, ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिछापीय सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया, तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। ठीक है, अब स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बुद्धि में, इसमें व्यक्ति क्या कहता है, इसमें पर्यावरण के साथ अनुकूलन तो एडजस्ट तो करता है जैसा आपका एनवायरनमेंट है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, आपके जो यंगस्टर्स हैं, कि वो चाहते हैं कि जो अब वातावरण है ना, समाज है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो कल्चर हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा चेंज हो जाए और हम उसको चेंज भी कर दें। तो वो अपने पर्यावरण को चेंज करना चाहते हैं। जैसे पहले लव मैरिज नहीं होती थी, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी। ठीक है, सर पे लड़कियों के पल्लू रखवाया जाता था। तो ये इन सब चीज़ों को, जो कल्चर है, समाज के रीति रिवाज है, उनको अब ख़त्म किया जा रहा है। दहेज लिया जाता था, तो ये सब चीज़ें ख़त्म की जा रही है, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नई नई सोच आ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, बस ये सब पढ़ेंगे हम ट्रैकिक थ्योरी में। तो रॉबर्ट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है, कॉम्पेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट। तो पढ़ेंगे घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि कौन सी, कॉम्पेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस।
घटकीय बुद्धि क्या होती है? इसमें जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसमें कोई समस्या का जब समाधान कर रहा है, तो जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करता है। उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करता, उसको देखता है, एनालाइज करता है, हर नज़रिए से देखता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको क्रिटिसाइज यानी उसकी आलोचना भी करता है। और इसके 3 घटक होते हैं: नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ एक्विजिशन कंपोनेंट यानी ज्ञान अर्जन घटक। इसमें क्या करता है व्यक्ति? कुछ लर्निंग करता है, कुछ सीखता है, ठीक है। लर्निंग करेगा और फिर विभिन्न कार्यों को करने के किस तरह से वो मेथड को यूज कर सकता है ये देखेगा। फिर ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एनकोड कर सकता है। एनकोड मतलब देखते हो जैसे जासूस वगैरह करते हैं, किसी भी कोड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी को एनकोड बोलते हैं। फिर उसको कंबाइंड करेगा। तो ये सब चीज़ें नॉलेज ऑफ एक्विजिशन कंपोनेंट में आती है। आपका मेटा कंपोनेंट यानी अधिघटक। मेटा कंपोनेंट क्या होता है कि जो भी व्यक्ति प्लानिंग करता है ना, योजना बनाता है, तो वो अपने कॉग्निटिव माइंड को यानी कॉग्निटिव माइंड या प्रोसेस या फिर उस पर कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग करता है। जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको देखता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट सही है गलत, उनका इवेल्युएट करता है। यानी जो भी वो नॉलेज ले रहा है ना उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको अच्छे से एनालाइज कर रहा है। यहाँ भी वो खंगाल के देखता है कि क्या इन्फॉर्मेशन जो मैं ले रहा हूँ वो सारी सही है या नहीं। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या देख कि मुझे केवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड में 60 में से 60 नंबर लाने, तो ये तो 60 नंबर लाने की प्लानिंग है, ठीक है। और जब आप एक्चुअल में कितने लाए, क्या 60 में से 60 ला पाए या 50 ला पाए, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो इन दोनों में देखता है कि जैसे प्लान किया वैसे हो पाया या नहीं। अनुभाविक बुद्धि क्या होती है? आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीख लिया, जो आपने पहले एक्सपीरियंस लिया था, उस जिस एक्सपीरियंस जो आपको अनुभव है उससे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आगे भी मान लो कि कोई बॉम्ब को रिफ्यूज़ करना जानता है, तो जब भी बॉम्ब कहीं पे आपको दिखाई देगा उसे रिफ्यूज़ कराने की बात आएगी, तो ऐसे ही व्यक्ति के पास जाओगे ना जैसे एक्सपीरियंस है, जो इसे पहले रिफ्यूज़ कर चुका है। अब सांदर्भिक बुद्धि क्या होती है? ये बस वही बुद्धि है जब आप रोज़ दिन प्रतिदिन के कामों में अपने आपको जैसे भी आपके एनवायरनमेंट की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहे, नए वातावरण में भी अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेते हो। इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, संवैधानिक बुद्धि यानी जो आपके इमोशंस है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले सैलोवी एवं जॉन मेयर ने, इंसान होता है उसके अंदर थोड़ा भय होता है, क्रोध होता है, कभी वो खुश होता है, ठीक है। तो इन सब इमोशंस को वो कैसे कंट्रोल करता है, इन सब के बारे में 15 साल तक वो कार्य करते रहे, जिसमें डैमियल भी था 1995 में। डैमियल गोलमैन ने भी उसका साथ दिया। किसका? जॉन मेयर। तो सलोवी एवं मेयर ने इमोशनल बुद्धि को 5 भागों में बांटा। पहली है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में बिल्कुल अवेयर हो कि आप किस तरह से क्या फील करते हो, किस तरह से आप डिसीजन लेते हो, आपको अपनी पूरी नॉलेज है। मैनेजिंग इमोशंस, आप अपने भय, चिंता, क्रोध, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो इन सबसे कैसे डील करते हो, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो और इमोशंस को एक गोल की तरफ डायरेक्शन में इनको इमोशंस को लगा देते हो और कैसे सक्सेस होते हो। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रख पाते हो, ठीक है, किस तरह से आपको जीत हासिल करनी है, जो काम लिया है ऑब्जेक्ट उद्देश्य उसको किस तरह से पूरा करना है। एम्पैथी विद अदर्स, किस तरह से आप दूसरों की फीलिंग्स और उनके सुख दुख को समझते हो और उनके से सहानुभूति रखते हो। गुड रिलेशनशिप, किस तरह से आप अच्छे संबंध बना के रखते हो, दूसरे से सहयोग लेते हो, अगर कोई आपके घर आता है तो उनका सत्कार करते हो, फ्रेंड्स से संबंध अच्छे। बुद्धि परीक्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ये किस तरह से ले सकते हो आप, तो 2 भागों में विभाजित। इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? जब आपके एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि का टेस्ट लिया जाए तो इंडिविजुअल। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? जब आप किसी का ग्रुप में टेस्ट ले लेते हैं तो वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। बोलना, लिखना, शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट को, जैसे लिखित भाषा का प्रयोग करना, कुछ बोल रहा है और वो कहेगा कि इसे लिखते जाओ, तो एक तरह से आपका रिटन टेस्ट है, ठीक है, तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें शब्दों का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, ठीक है, शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा, शब्द नहीं हो रहा तो भाई क्या प्रयोग होगा? कोई डायग्राम हो गया, चित्र। शब्दों को छोड़ के इमेजिनेशन बेस पे कोई चित्र बनवा लिया, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अब एक वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कुछ शब्द के बेस पे एक अकेले व्यक्ति का टेस्ट लेना, एक ही पर्सन का टेस्ट लेना, ठीक है, वो भी शब्दों के बेस पे। बिने साइमन टेस्ट क्या था? 1905 में बिने और साइमन ने किया था ये परीक्षण, एक परीक्षण किया था, टेस्ट, ठीक है, 1905 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिने और साइमन ने कब टेस्ट किया या परीक्षण कब किया, तो 1905 में किया, ठीक है। तो इस स्केल में 3 से 15 साल के इन्होंने बच्चों को शामिल किया, ठीक है, तो
3 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों के साथ इन्होंने क्या देखा कि 2 अंकों को दोहराते हैं, चित्र में से वस्तुओं को गिनना सीखते हैं, नाक कान मुंह की तरफ इशारा करना, परिवार का नाम बताना, शब्दों को जोड़ना। 3 वर्ष तक का बच्चा ये सब सीख जाता है। ठीक है। 4 वर्ष की अवस्था की बात करें तो लोहे की वस्तु के नाम बता सकता है, अपना सेक्स यानी वो लड़का लड़की ये बता सकता है, 3 शब्दों को दोहरा सकता है, 2 पंक्तियों की तुलना भी कर सकता है। तो 4 साल के बच्चे को ये सब आप सिखा सकते हो। 8 वर्ष की अवस्था में 5 अंकों को दोहराना, ये चित्र में से गायब की गई पहचान करना और एक दिन और डेट को बताना। ठीक है, दिन कितना है, डेट कितना है, 0 से 20 तक गिनती सिखाना। और 12 वर्ष की अवस्था के लिए कि डिसअरेंज कर दिया कोई भी चीज़, उसमें से वाक्य को पहचानो या 60 शब्दों के नाम लेने, 3 मिनट में 60 शब्दों के नाम लेने। ठीक है, या 3 शब्दों से वाक्य बनाना। ये सबका बच्चा 7 अंक दोहरा सकता है, चित्र की व्याख्या कर सकता है, कोई चित्र दिया हुआ है आपने उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन कर सकता है, 20 अक्षरों के वाक्य को दोहरा सकता है और दिए गए फैक्ट्स को भी याद कर सकता है। यानी 15 साल का बच्चा बड़ा हो गया, वो सारी चीज़ काम आ जाता है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट क्या था? तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो था, ये टर्मन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे और इनका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण पड़ा। ठीक है, क्योंकि टर्मन ने बिने परीक्षण की कुछ जो कमियां थी ना उनको दूर करके उसमें सुधार किया। स्टैनफोर्ड बिने स्केल क्या है? इस स्केल में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया और इसमें से कुछ आइटम्स को भी इसलिए काट दिया क्योंकि वे पुरानी हो गई थी, चीज़ें थी उनको नए कॉन्सेप्ट में बदल दिया और 1960 में इसे किया गया था। नॉन वर्बल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? इसे पोर्टियस मेज टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये टेस्ट 1924 में पोर्टियस ने किया था। ठीक है, बच्चों को पजल सिखाते हैं। ठीक है, पजल वगैरह सिखाते हैं या फिर कोई रास्ता बना देते हैं कि बताओ बच्चों, यहाँ पे ये डॉग है तो यहाँ हाउस है, तो इस हाउस तक ये डॉग किस तरह से पहुँचेगा, बच्चा रास्ता ढूंढ लेता है। तो ये भूल भुलैया पजल्स सारी, पैसे पोर्टुगीज मेज और पैसे पजल्स याद रखोगे। ठीक है, बस इसी को बोला गया था नॉन वर्बल, क्योंकि इसमें शब्द वगैरह तो नहीं है, चित्र देख के ही आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए नॉन वर्बल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट का। ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहले तो वर्बल ग्रुप टेस्ट बनाओगे, नॉन वर्बल। वर्बल ग्रुप टेस्ट क्या है कि इसमें क्या कर रहे हो, एक ग्रुप का टेस्ट ले रहे हो, वो भी भाषा के प्रयोग के आधार पर। वर्बल मतलब जहां आप शब्दों का प्रयोग करो या रिटर्न में टेस्ट लो तो वो वर्बल ग्रुप टेस्ट है। ठीक है, भागों में बांटा गया था। आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरा था आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट। ये जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध वही 1914 से 1918 में जो चला था, तो अमेरिका में ये टेस्ट किया गया था। क्या किया? सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी समस्याएं देखी, जनरल नॉलेज से जो रिलेट थी चीज़ें, आदेश किस तरह से दिए जाते, किस तरह ऑर्डर दिए जाते, कैसे फॉलो किए जाते हैं, मैथ्स की समस्याएं भी इसमें ली। विपरीत यही होता है ना, दिन का विपरीत यानी रात हो गया, तो इस शब्द से। और कुछ अव्यवस्थित वाक्यों को भी व्यवस्थित करना था, जैसे सिक्वेंस, कल जाऊंगा दिल्ली, इस तरह से कोई चीज़ लिखी है तो आप इसे लिख सकते हो कि मैं कल कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो सीक्वेंस में लगाना, संख्याओं को क्रम में लगाना, ये सब आप तो करते ही हो ना, असेंडिंग डिसेंडिंग या क्रम में लगाना, तो ये इस तरह से दी हो सकती हैं आपको सीक्वेंस में लगाना फिर। ठीक है, तो शब्दों को सुसंबद्ध करना, ये सारी चीज़ें आपके आर्मी अल्फा टेस्ट में आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध इस दौरान चल रहा था आपका, तो इस टाइम पे अब ये हुआ, तो इसमें कुछ शब्द भी थे, गणित भी थे और लॉजिक भी थे। ठीक है, तो लॉजिक भी थे और बच्चों को कुछ ब्लॉक्स भी दे दिए थे, ब्लॉक्स की गिनती भी शामिल कर दी गई। तो ये आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट था। अब एक नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट भी था। नॉन वर्बल मतलब ग्रुप में टेस्ट किया जा रहा है, नॉन वर्बल में समझ लेना शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं है तो चित्र वगैरह होंगे, और चित्र से तो पजल वगैरह भी होंगे इसमें। तो ये सब जैसे रेखा चित्र जो आप ज्योमेट्री करते हो मैथ्स में, ये सब रेखा गणित वगैरह, तो ये सब आ जाएगा इसमें। अब बचा आपका आर्मी बेटा टेस्ट। आर्मी बेटा टेस्ट क्या होता है? ये बच्चों को नहीं आप नर्सरी में कराते थे, डॉट डॉट करके पिक्चर्स बनी होती थी, बच्चे उनको नंबरों से जोड़ देते थे। ठीक है, तो वो पिक्चर्स बन जाती थी। इस तरह की चीज़ें सारी आर्मी बेटा टेस्ट में आ जाती हैं। अच्छा, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो ये याद रखना, ये रेवन मैट्रिक्स ने दिया, जिसकी वजह से इसका नाम ही रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट पड़ गया। कब? 1938 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी प्रयोग किया बुद्धि के मापने, सामान्य तत्व को मापने के लिए। इसमें भी क्या थे? इसमें भी 2 प्रतिरूप थे। एक बालक के लिए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते थे, दूसरा बड़ों के लिए था जिसे आप स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से जानते। बच्चे के लिए जो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होती थी उसको 3 भागों में बांट दिया जाता था, जैसे कि ए
ए बी और बी, इसमें से अब 12 जो थे कलर की आकृति बनी होती थी। बालक की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोई से भी कलर को सिलेक्ट कर सकता था। जिनमें विद्यार्थी जो बच्चा होता था उसको एक इनकम्प्लीट प्रतिरूप दिखाई दिया करता था, इनकम्प्लीट, और जिसमें वो बहुत सारे ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन को चूज करके भर सकता था। ठीक है, इसे समझ सकते हो कि इस तरह से क्रॉस पजल्स, इस तरह से पजल्स वर्ड नहीं आते जिसमें बच्चे को बॉक्स में दिया जाता है और साइड में ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड यहाँ आ सकता है, बस जो बच्चा आजकल सीख रहा है ऐसे याद कर सकते हैं।